हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बिना देरी के हम लोग जुड़ गए हैं। सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। शिवम जी, पवन कुमार जी, श्री शुक्ला जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। बिना देरी के हम लोग आ जाते हैं जल्दी से अपनी क्लास में, ठीक है। चलिए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए कमेंट करके, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में। चलो ठीक है, सब आ जाइए। बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। समीरा शेख जी, पवन कुमार जी, कैसी हैं मैम आप? बढ़िया हैं? आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वॉइस आ रही है सभी को? चलिए ठीक है, अच्छा चलो फिर बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। स्वाति यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। शिवानी जी आ गई हैं, चलिए आ जाइए। अच्छा चलो भाई, बिना देरी के शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में, इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। आ जाइए यादव नेहा जी, शिवम सिंह। शिवम मैम, आज मैराथन क्लास भी है क्या? नहीं बेटा, मैराथन क्लास की जानकारी अभी आपको बताएंगे, क्लास के बाद बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अरुण कुमार जी, पवन कुमार जी, स्वाति यादव जी, सभी को गुड मॉर्निंग। शिव कुमार जी, राधे राधे। चलिए आ जाइए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है। और वो किसके द्वारा होती है? तो पूछा है आपसे, विषाणु के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। आ जाइए भाई, चलो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। और सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जो भी यार दोस्त भाई बंधु हैं उन सबको लेके आइए। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर देंगे। अलिस्बा जी, चलो अच्छा आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है टाइफस, बी ऑप्शन है प्लेग, सी ऑप्शन है ट्रिपेनो सोमियासिस, एंड डी ऑप्शन है येलो फीवर। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कि किसके द्वारा? तो बताएंगे कि मैम विषाणु के द्वारा होती है और फैलाई जाती है, ट्रांसमिट होती है मच्छर के द्वारा, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। दीपक जी आ जाइए, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। रेसू जी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक। आ जाइए, तो क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर, बहुत बढ़िया, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं, ये होगा आपका पीत ज्वर, जिसको येलो फीवर कहा जाता है ना। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। पीत ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो ये कहेंगे कि ये वायरस से होने वाली डिसीज है ना। वायरस से होने वाली डिसीज है और ट्रांसमिट होता है मच्छर के काटने के द्वारा। चांदनी जी, ज्ञान प्रकाश जी, स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोफिन, बी ऑप्शन है वेलिन, लाइसिन एंड सिस्टिन, सी ऑप्शन है आपका सिस्टिन, मिथियोनिन, सिस्टिन, ठीक है। एंड डी ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड। चलो आपसे क्वेश्चन पूछा है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जो कि सल्फर युक्त हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। पवन कुमार जी, चांदनी जी, बायो ब्लूम, स्वागत है आपका। शिव कुमार यादव जी, गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, और आज क्या है? आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसको देव दीपावली कहा जाता है, तो उसकी भी आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। आ जाइए,
तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताएंगे सल्फर युक्त अमीनो एसिड इनमें से कौन से हैं, इनमें से कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें सल्फर होता है। ठीक है, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन क्या होगा, सल्फर युक्त अमीनो एसिड ये हैं आपके सिस्टीन, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। ठीक है, ये सिस्टीन है, सॉरी, सिस्टीन, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड विल लॉस मैक्सिमम ऑक्सीजन व्हेन इट पासेस थ्रू। रक्त अधिकतम ऑक्सीजन खो देता है जब यह किससे गुजरता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एल्वियोलर कैपिलरी से, बी ऑप्शन है टिश्यू कैपिलरी से, सी ऑप्शन है आर्टरीज से, एंड डी ऑप्शन है वेन्स से। ब्लड के बारे में आप पढ़ते हो, ब्लड का काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है ना, ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। उसके अलावा अगर बताएंगे तो ये कहेंगे कि CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसमिट करता है, कहाँ से, सभी कोशिकाओं से वापस ये लेके जाता है कहाँ पर, तो बताएंगे कि इसका मेन काम है गैसियस एक्सचेंज में, है ना, इसको ऑक्सीजन और अगर आप कह दो ऑक्सीजन और O2 छोड़ दो तो क्या करता है, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है भाई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड विल लॉस मैक्सिमम ऑक्सीजन व्हेन इट प्रेसेस थ्रू। जब ये किससे होकर गुजरेगा, किससे होकर गुजरेगा, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लॉस करेगा। ठीक है, आज वाराणसी में देव दीपावली का पर्व है और वर्ल्ड का सबसे महंगा सिटी होता है देव दीपावली। हाँ बिल्कुल सही बात है, आज बनारस में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है देव दीपावली, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं तो कहूँगी कि सभी को एक बार वहाँ जाना चाहिए, खासकर देव दीपावली में। मैम आज आपकी क्लास में 100 लाइव पहुँचाने का टारगेट है। बिल्कुल शिवम सिंह जी, और ये तो आपको करना ही चाहिए, है ना, तो आप लोग शेयर करिए और 100 लाइव आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। देव दीपावली का क्या हो जाएगा, त्योहार सफल हो जाएगा। क्यों शिवम जी, तो सभी लोग शेयर कर देंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। मैथ वाले सर भी आ गए हैं आपके, चांदनी जी, बिल्कुल टारगेट 100 प्लस। शिवम जी, मैथ वाले सर देखिए आपके कमेंट कर रहे हैं कि आज आपका टारगेट होना चाहिए देव दीपावली पे और गुरु पूर्णिमा के दिन, तो ये तो उपहार बनता है आप लोगों की तरफ से। क्यों भाई शिवम जी, आज तो उपहार बनता है ना। चलिए, तो सभी लोग शेयर कर देंगे तो बिल्कुल 100 कोई बड़ी बात तो है नहीं, 100 लोग तो आ ही जाते हैं, 50 वैसे ही रहते हैं। रुचि पटेल जी, मैं बनारस से ही हूँ मैम, तो बहुत बढ़िया, आप काशी में रह रहे हैं और आज देव दीपावली का आनंद आप ले रहे होंगे, है ना। चलिए रुचि पटेल जी, हम भी आएंगे काशी तो आपको बताया जाएगा, आपसे संपर्क करेंगे हम। ठीक है रुचि पटेल जी, जो लोग भी बनारस से हैं उनका तो आज देव दीपावली में जाना बनता है ना। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा ज्ञान प्रकाश जी, मैं भी बनारस से हूँ। चलिए, बहुत सारे लोग बनारस से होंगे, है ना, तो आज सब लोग देव दीपावली मना रहे हो, आप लोग जा रहे हैं आज शाम में घाटों पे, आज बहुत ही सुंदर सजावट हो रखी होगी, तो आज आई होप कि सब जो बनारस से हैं वो तो जा ही रहे होंगे और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएंगे सभी लोग, है ना, कैसा रहा। चलिए, ज्योति जी गुड मॉर्निंग। रुचि पटेल, हाँ बिल्कुल आएंगे रुचि पटेल जी, बिल्कुल आएंगे बनारस, और आएंगे तो आपसे मिला भी जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे क्लास के बाद, ठीक है। अभी आप हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम इस टाइम सारनाथ में हूँ, ज्ञान प्रकाश जी, अच्छा जी। चलिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है सारनाथ भी, जो लोग गए हैं उनको पता होगा। चलिए, अच्छा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। आज सभी लोग रुचि जी के घर चलो देव दीपावली मनाने, हाँ चलो आज सभी लोग जाएंगे रुचि जी के घर।
हाँ, हम भी आज जाएंगे संगम के किनारे, शिव कुमार जी यादव। बिल्कुल बिल्कुल, आज यहाँ संगम में भी देव दीपावली मनाई जाएगी, तो बिल्कुल हम भी प्रयास करेंगे कि देव दीपावली पे संगम के किनारे तो जा ही सकते हैं, है ना, प्रयागराज में रह के बिल्कुल जाएंगे। चलिए अच्छा, आ जाइए, बताएंगे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, और ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये फिर पूरी कोशिकाओं तक ट्रांसमिट करता है ना, पूरी कोशिकाओं तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन को पहुंचाता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा लॉस कब होगा भाई, काम क्या है, काम इसका है कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है, सॉरी ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है। तो जब ये पहुंचा देगा, है ना, जब ये डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, तो वहां तक पहुंचाने के बाद फिर क्या है, वहीं पर तो सबसे कम ऑक्सीजन होगी। तो ये होता है टिश्यू कैपिलरीज में। भाई टिश्यू कैपिलरीज में पहुंच गया, है ना, ऑक्सीजन वहां पर पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहेंगे कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा वहां पर मुक्त हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है वो टिश्यू कैपिलरीज में होता है। बताएंगे कि मैम ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों भाई ऑप्शन बी होगा, है ना। चलिए अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी होगा। टिश्यू कैपिलरीज में सबसे ज्यादा क्या, सॉरी सबसे कम क्या होगा, तो यहाँ पर बताएंगे कि सबसे अधिकतम जो ऑक्सीजन का लॉस होगा। क्यों, क्योंकि टिश्यू कैपिलरीज तक पहुंचते पहुंचते सारा का सारा ऑक्सीजन यहाँ पर ये ट्रांसमिट कर देगा, उसके बाद ब्लड में तो बचेगा नहीं ना ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन बचेगा नहीं। तो सबसे जो कम ऑक्सीजन देखा जाता है वो टिश्यू कैपिलरीज में ही देखा जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ये पहुंचा के अब फ्री हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोजेन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस, जठरीय ग्रंथियों की ऑक्सीजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। जिम्नोजेन पूछा है, जिम्नोजेन सेल्स से क्या प्रोड्यूस होता है। आ जाइए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है काइमोट्रिप्सिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है पेप्सिन, या फिर पेप्सिनोजन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताएंगे सभी लोग। अमृता जी कह रही हैं आज मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बस पढ़ूंगी। सभी को पढ़ना है, कोई बात नहीं करेगा ठीक है, कोई बात नहीं करेगा, सब पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए अच्छा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताएंगे सभी लोग। जाइमोजेन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, जाइमोजेन सेल्स बताइए फटाफट से। चलो निकिता गुप्ता जी आ जाइए, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है भाई, फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो बताएंगे कि ये क्या करती हैं, क्या करती हैं, किसका सिक्रीशन करती हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें दो चीज है। एक तो आता है इसमें, वैसे तो कह सकते हैं कि ये क्या करता है, पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करता है ना, किसका सिक्रीशन करता है, पेप्सिनोजन का। लेकिन क्या यहाँ पर पेप्सिन भी लगा सकते हैं, क्या यहाँ पर हम पेप्सिन भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेप्सिन का ही तो, पेप्सिन का ही क्या होता है, कहेंगे कि पेप्सिन का जो प्रो एंजाइम होता है उसी को तो पेप्सिनोजन कहते हैं, है ना। पेप्सिन का प्रो एंजाइम ही क्या कहलाता है, पेप्सिनोजन कहलाता है। तो यहाँ पर आप पेप्सिन लगा लीजिए, ठीक है। वैसे पेप्सिनोजन भी लगाया जा सकता है, ऑप्शन डी, डी के साथ जा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अगर हम ऑप्शन डी लगाएंगे तो ऑप्शन डी भी सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रो एंजाइम है, पेप्सिन का प्रो एंजाइम ही पेप्सिनोजन होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन आपका सी दिया है, पेप्सिन दिया है, तो पेप्सिन लगाएंगे, ठीक है, पेप्सिन लगाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी लगाएंगे। चीफ सेल या कहेंगे कि जाइमोजेन सेल्स जो पेप्सिन के प्रो एंजाइम का श्रावण करती हैं वो पेप्सिनोजन होता है। तो अगर, चलो अच्छा भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन क्या होगा, तो बता रहे हैं कि मैम ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन डी ही लगा देते हैं, ठीक है।
नाराज नहीं करेंगे आज आप लोग को, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ही लगा देते हैं। वैसे ऑप्शन क्या है, देखिए अब यही क्वेश्चन होता है कि दो ऑप्शन आपके दिए हैं, अगर आपका दिया है पेप्सिन और पेप्सिनोजन, तो पेप्सिन की बात करते हो, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है, तो बताएंगे कि मैम पेप्सिन का प्रो एंजाइम ही क्या होता है, प्रो एंजाइम ही पेप्सिनोजन होता है। तो इस अकॉर्डिंग तो पेप्सिन ही सिक्रीट हो रहा है। क्यों भाई, इस अकॉर्डिंग तो पेप्सिन ही सिक्रीट हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका पेप्सिनोजन दिया है तो बिल्कुल आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पेप्सिनोजन लगा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी लगा दीजिए। हाँ भाई, ऑप्शन डी लगा दीजिए, पेप्सिनोजन चूंकि वो क्लियर दिया है तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी लगा दीजिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी लगा देंगे। यहाँ पर पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करेंगी कौन, तो बताएंगे चीफ सेल या फिर जाइमोजेन सेल्स। ठीक है, ऑप्शन क्या लगा देंगे, डी। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, अमृता पांडे जी बोल रही हैं, अरे मैम सबका दिल रखने के लिए डी मत लगाइए। नहीं, वैसे ऑप्शन में क्या है, अगर आप ऑप्शन में पेप्सिनोजन नहीं दिया होता तो आप पेप्सिन लगा देते, लेकिन क्या होता है कि अगर ऑप्शन में दिया है पेप्सिनोजन तो पेप्सिनोजन लगा देते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन में। द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो न्यूट्रिटिव सेल्स पाई जाती हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लीडिंग सेल्स, बी ऑप्शन है सरोटोली सेल्स, सी ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, एंड डी ऑप्शन है क्रोमैफिन सेल्स। चलिए बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और एक बार सेशन को शेयर करिए भाई, सारे लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे और सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। आज का टारगेट है हमारा 100+ लाइव होने चाहिए। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करके आइए फटाफट से, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करके आइए। अभी रेगुलर वाले बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, है ना, रेगुलर वाले बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो रेगुलर हैं जो नहीं आ रहे हैं अभी क्लास में। सबको बता के आइए भाई की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, तो न्यूट्रिटिव सेल्स इनमें से कौन सी होती हैं जो कि कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो आपसे पूछा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, है ना भाई, कहाँ पर, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बताएंगे कि मैम टेस्टिस में पाए जाते हैं, है ना, टेस्टिस में पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या होता है, दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो वो सेल्स जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, और दूसरी जो स्पर्म को क्या करती हैं, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। क्लियर है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में न्यूट्रिटिव सेल्स कौन सी होती हैं, ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, तो यहाँ पर बताएंगे ये हैं सरोटोली सेल्स। क्यों भाई, ऑप्शन बी होगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। सरोटोली सेल्स क्या करती हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती हैं। सब देव दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी देव दीपावली कहाँ से होगी, देव दीपावली रात में सेलिब्रेट होगी, है ना, शाम के टाइम पे। शिव कुमार यादव जी एक बार सेशन को शेयर करके आइए फटाफट से, और देव दीपावली जितने लोग भी मना रहे हैं उनको अभी लेके आइए कि चलो अभी क्लास में पहले गुरु नानक जयंती मना लेते हैं, है ना, पहले क्या करते हैं, गुरु नानक जयंती मना लेते हैं, उसके बाद हम शाम में देव दीपावली मना लेंगे। चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सरोटोली सेल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही, सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इन डाइकॉट स्टेम जाइलम इज, द्विबीजपत्री तने में जाइलम की क्या कंडीशन होती है। आ जाइए, हाँ पूजा तो शाम में है घर पर, बिल्कुल। चलिए अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन डाइकॉट स्टेम जाइलम इज, जाइलम कैसा होता है, डाइकॉट स्टेम में जाइलम कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन पॉली आर्च कंडीशन, बी ऑप्शन एंड आर्च कंडीशन, सी ऑप्शन है एग्जार्च कंडीशन, एंड डी ऑप्शन है आपका मी आर्च कंडीशन। ठीक है, चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डाइकॉट स्टेम में
क्या होता है, तो डाइकॉट स्टेम में बताएंगे कैसा होता है। डाइकॉट में रिंग लाइक पाया जाता है ना, ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे। क्यों भाई, ऐसा ही पाया जाता है ना। और इस कंडीशन को कहेंगे एंडार्च कंडीशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एंडार्च कंडीशन। मोनोजाइल मोनोकॉट में कैसा पाया जाता है, तो मोनोकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो ऐसे बीच बीच में क्या होता है, ऐसे पाया जाता है ना। मोनोकॉट में ऐसे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिफिलिस ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी बोला जाता है। और ये इसका कारण क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है लेप्टोस्पिरा, बी ऑप्शन है पॉस्ब्रेला, सी ऑप्शन है ट्रिपोनीमा एंड डी ऑप्शन है बिब्रियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलिए भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सिफिलिस किसकी वजह से होने वाली डिसीज है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और ये किसकी वजह से होता है। चलो जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। और इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, तो इसका ट्रांसमिशन करता है ट्रिपोनीमा। ट्रिपोनीमा इसका ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, सी की वजह से। मैम क्या सी की वजह से, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ट्रिपोनीमा की वजह से ये होता है। और इसमें होता क्या है, जब ये डिसीज हो जाती है, जैसे कि आपको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में होता क्या है, जो भी व्यक्ति है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो सेक्सुअली ये जाएगा। अब वो ओरल के माध्यम से भी हो सकता है और इंटीमेशन के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये डिसीज होगी उसमें इसके लक्षण क्या हैं कि जैसे कि लिप्स हो गए या फिर जो एनस है उसके आसपास क्या है, बैगनी कलर के छल्ले जैसी संरचना ऐसे क्या है बनने लगती है, जो कि पेनफुल होता है काफी। और उसके अलावा ये कह सकते हैं कि उसके अलावा कुछ सप्ताह के बाद क्या है, जो गांठ होती है उनमें सूजन आ जाता है, बॉडी में दाने निकलने लगते हैं। ये सब क्या है इसके, तो कहेंगे कि ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पॉन्जियोसील इज लाइंड बाय क्वाइनोसाइट्स। इनमें से कौन सा ऐसा कैनाल सिस्टम है जिसमें स्पॉन्जियोसील लाइंड होती है क्वाइनोसाइट से। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है एस्केनॉइड टाइप, बी ऑप्शन सिंकोनॉइड टाइप, साइकेनॉइड टाइप, सी ऑप्शन है ल्यूकोनॉइड टाइप एंड डी ऑप्शन है साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड टाइप। चलो भाई क्वेश्चन नंबर बताएंगे 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। इन विच कैनाल सिस्टम स्पॉन्जियोसील इज लाइंड बाय क्वाइनोसाइट्स। इनमें से कौन सा ऐसा कैनाल सिस्टम है जिसमें स्पॉन्जियोसील लाइंड होती है क्वाइनोसाइट सेल्स से। ठीक है, ये कैसी होती है, तो जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए ये बॉडी है, तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पर ये पूरी की पूरी क्वाइनोसाइट सेल्स ऐसे दिखाई देती हैं। ठीक है, और ये होता है ल्यूकोसोलोनिया में। ल्यूकोसोलोनिया में होता क्या है कि एक ही यहाँ पर एक क्या है बड़ा पोर पाया जाता है जिसको कहते हैं ऑस्कुलम, इसको कहते हैं ऑस्कुलम। और यहाँ पर इनकी बॉडी में क्या है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और ये ऑस्टिया से वाटर को क्या करती हैं, इनटेक करती हैं, वाटर अंदर जाएगा ऐसे, और ये क्वाइनोसाइट से छन कर क्या होता है बाहर जाता है और इस ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर जाएगा बॉडी से। ठीक है भाई, चलिए तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ल्यूकोसोलोनिया में। एंड इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, तो बताएंगे कि ये एस्केनॉइड टाइप में देखने को मिलता है ना भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्लांट ग्रोइंग ऑन स्नो आर नोन एज, हिम पर विकसित होने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्रिप्टोपाइट, बी ऑप्शन है क्रायोफाइट्स, ठीक है, सी ऑप्शन है थेरोफाइट्स एंड डी ऑप्शन है ऑक्सेलोफाइट। चलिए इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि हिम पर, बर्फ पर उगते हैं? बर्फ में उगने वाले, हाँ, बर्फ पर उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, 9 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे और एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो आर नोन एज, हिम पर बर्फ में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? किसमें ए नहीं होगा भाई, किसमें बता रहे हैं ए नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में तो अभी हमने बताया ही नहीं है कि ए होगा कि बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्यों भाई, ए क्यों नहीं होगा? इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 ही तो बता रहे हैं, एस्केनॉइड ही तो होगा। ल्यूकोसोलोनिया में एस्कॉन टाइप का पाया जाता है, सबसे सरल जो होता है। हाँ भाई, यही एस्केनॉइड ही होगा, ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पर। और इन्हीं में स्पॉन्जियोसील जो कैविटी होती है वो घिरी हुई होती है, ये स्पॉन्जियोसील है और यहाँ पर पूरी कॉइनोसाइट सेल्स घिरी हुई होती हैं। बी सी बोथ, ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा, एस्केनॉइड टाइप ही होगा। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऐसे पौधे जो कि हिम पर बर्फ में उगते हैं उनको क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे। तो बर्फ में उगने वाले पौधों को कहा जाता है क्या? क्रायोफाइट्स, है ना, क्रायोफाइट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्रायोफाइट्स कहलाते हैं बर्फ में उगने वाले पौधे। क्रिप्टोफाइट क्या होते हैं भाई? क्रिप्टोफाइट की बात करें, क्रिप्टोफाइट क्या होते हैं? तो क्रिप्टोफाइट के बारे में बताएंगे कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो प्रतिकूल वातावरण में जल के अंदर उगते हैं, है ना। कहाँ पर? ये क्या है? प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल वातावरण में जल के अंदर, जल के अंदर उगते हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है क्रिप्टोफाइट। थीरोफाइट ये कहलाते हैं कहाँ पर? मरुस्थल में उगने वाले पौधे। और ऑक्सेलोफाइट ये क्या हैं? तो ये अम्लीय जगह पर उगने वाले पौधे होते हैं, अम्लीय जगह पर उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। ऑक्सेलोफाइट बहुत ज्यादा जब अम्लीय होता है तो वहां पर उगने वाले पौधे होते हैं। चलो भाई, हाँ बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक्जेंथीमा इन सिट्रस इज ड्यू टू, एक्जेंथीमा, सिट्रस में एक्जेंथीमा किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, डिफिशियंसी ऑफ आयरन या फिर डिफिशियंसी ऑफ एल्युमिनियम। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हाँ, एसिडिक मीडियम में उगने वाले पौधों को ऑक्सेलोफाइट्स कहा जाता है, जो कि एसिडिक सॉइल में उगते हैं। बिल्कुल पवन कुमार जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, 100 आज पहुंचाना है ना, 100 पहुंचाने का टारगेट है ना आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, एक्जेंथीमा इन सिट्रस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? चलो इसको नींबू में स्फोटक, स्फोटक कहा जाता है, नींबू में स्फोटक कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या होता है? ये डिसीज होती है जब नींबू के तने में क्या होता है, ऐसे दरारें पड़ने लगती हैं और वहां से कुछ ऐसे सबस्टेंस, जैसे कि आप कह सकते हो कैसे, तो नींबू के पौधे से ये ऐसे सबस्टेंस निकलने लगते हैं, मतलब तने में दरारें पड़ जाती हैं और वहां से ये कुछ ना कुछ ऐसे क्या कहेंगे, जो लिक्विड सबस्टेंस होते हैं वो निकलने लगते हैं।
ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ होता है, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, नींबू का जो विस्फोटक रोग है वो डिफिशियंसी ऑफ कॉपर की वजह से होता है। बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जाइगोटिक मिलोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। जाइगोटिक मिलोसिस किसका बेसिक फीचर है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म्स। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। चलिए अथर्व राठौर जी, गुड मॉर्निंग। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, जाइगोटिक मिलोसिस कहां पर देखने को मिलता है? ठीक है, तो जाइगोटिक मिलोसिस का मतलब है मेल एंड फीमेल आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं। और ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? कहां पर? मेल एंड फीमेल पार्ट आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और एक फिर उसके बाद क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये होता है आपके एल्गी में, है ना? एल्गी में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका एकदम सही आंसर। चलिए, हाँ सॉरी, मिलोसिस नहीं मियोसिस कह लीजिए, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, मियोसिस। चलो भाई जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इलेटेरियम इज डेंजरस ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इलेटेरियम एक डेंजरस ड्रग है, किससे ऑब्टेन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इस्बेलियम से, बी ऑप्शन है सीचियम से, सी ऑप्शन है ट्राइकोसेंथिस से, एंड डी ऑप्शन है इकाइनोसिस्टिस से। चलो आगे आ जाएंगे, हाँ मियोसिस होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेटेरियम यह हानिकारक दवा किससे बनाई जाती है? चलो भाई किससे बनाई जाती है? तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली से निकाली जाती है और कुकुरबिटेसी फैमिली का एक मेंबर है, ये हो जाएगा इकेबेलियम। ठीक है, इससे निकाला जाता है कुकुरबिटेसी फैमिली का। हाँ चलो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ यूल फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। इनमें से कौन सा है जो कि मैंस का आज के मानव का सबसे निकटतम क्या है? सबसे निकटतम कहेंगे नजदीकी रिश्तेदार है ना? चलो हमारे नजदीकी रिश्तेदार इनमें से कौन से हैं? चिंपैंजी है, चिंपैंजी, ओरांगुटान, गोरिल्ला या फिर गिब्बन। चलो किसके रिश्तेदार हो आप लोग? सारे लोग बताएंगे किसके रिश्तेदार हैं आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बहुत बढ़िया, सब लोग बता रहे हैं हम चिंपैंजी के रिश्तेदार हैं, है ना? किसके रिश्तेदार हैं? तो कह रहे हैं कि चिंपैंजी हमारा रिश्तेदार है। सबसे क्लोजेस्ट जो रिश्तेदार है वो क्या है? वो चिंपैंजी है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेक्साकेंथ क्या है? हेड, ए 6 हुक्ड एम्ब्रियो, नेकेड एम्ब्रियो या फिर एडल्ट टैपवर्म। इनमें से बताएंगे हेक्साकेंथ कहाँ पर? दूर के दादाजी हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है अमृता जी, दूर के दादाजी हैं। चलिए हम सभी के दूर के दादाजी हैं कौन? चिंपैंजी। आ जाइए अगले क्वेश्चन में देखेंगे, हेक्साकेंथ क्या है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। चलो पंकज कुमार जी गुड मॉर्निंग। चलिए प्रमिला जी गुड मॉर्निंग। अरे भाई अभी कितने देर से क्लास चल रही है? 12 बजने को है, अभी इन लोग के गुड मॉर्निंग हो रही है, बताइए। चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग लाइव आ जाइए, अभी सब सो के जग रहे हैं, है ना? चलिए बताएंगे हेक्साकेंथ क्या है? तो बताएंगे कि ये टीनिया सोलियम का क्या है? 6 हुक वाला एक एम्ब्रियो है ना? क्या करता है? मनुष्य में चिपकने का काम करता है ना? ये 6 हुक्ड वाला एम्ब्रियो है किसका? टीनिया सोलियम का, जो कि क्या होता है? ह्यूमन में पैरासाइट होता है, वो भी एंडो पैरासाइट, है ना भाई?
चलो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, वयस्कता के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी, एजियोलॉजी, एजियोलॉजी नहीं होगा, ये जियोलॉजी है, ठीक है। चलो जियोलॉजी, सी ऑप्शन है टेट्रोलॉजी एंड डी ऑप्शन है रीजनरेशन। चलो एजिंग, एजिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, एजिंग की स्टडी क्या कहलाती है? सभी लोग बताएंगे एजिंग की स्टडी क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन ए जेरेंटोलॉजी होगा, है ना। जेरेंटोलॉजी बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही, जेरेंटोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजी को कहा जाता है जियोलॉजी और जूलॉजी, है ना। जियोलॉजी और आप जो पढ़ रहे हो ये है क्या? जूलॉजी। जूलॉजी होती है जंतुओं की स्टडी और जियोलॉजी होती है किसकी? अर्थ की स्टडी। चलिए भाई, टेट्रोलॉजी क्या होती है? तो टेट्रोलॉजी ये एक टाइप का क्या है? फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या होती है? एक स्टडी होती है। और रीजनरेशन आप पढ़ते ही हो, रीजनरेशन आप हाइड्रा वगैरह में पढ़ते हो, है ना। रीजनरेशन क्या होता है? तो रीजनरेशन होता है कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू बॉडी। अगर कोई बॉडी क्या है कट जाती है तो उससे एक नया जीवन क्या होता है? बन जाता है, उसी को कहा जाता है रीजनरेशन। चलिए भाई आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लास्ट सक्सेशन इन ए शेयर इज, शेयर का अंतिम अनुक्रमण है? फाइनल शेयर, क्लाइमेट, क्लाइमेट, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स या फिर बोथ बी एंड सी। चलो क्या पूछा है? द लास्ट सक्सेशन इन ए शेयर, शेयर का अंतिम अनुक्रमण क्या है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, हाँ चलिए भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या होता है अंतिम? क्या होता है अंतिम? मतलब क्लाइमेक्स की ही बात हो रही है, ठीक है। पर्यावरण और किसके बीच में? तो पर्यावरण और कहेंगे कि समुदाय के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है ना। तो इसी को क्या कहेंगे? ऑप्शन सी क्लाइमेक्स। वॉइस ब्रेक हुई क्या? नहीं भाई वॉइस तो बिल्कुल ठीक है, शिवानी जी वॉइस ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट ए कार्किनोजन, कार्किनोजन इनमें से कौन सा एक कार्किनोजन नहीं है? कार्किनोजन ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? एक्सरे, HNO2, वायरस या फिर स्टार्च। चलो भाई आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इनमें से कौन सा एक ऐसा कारक है जो कि क्या है? कार्किनोजन नहीं है, और ये होते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? चलो बताएंगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टार्च नहीं होगा, है ना, इसमें स्टार्च नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी आपको पता है एक्सरे की वजह से भी होता है ना, HNO2 की वजह से होता है, और वायरसेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पॉइजनस, इनमें से कौन सा विषकारी नहीं है? पाइथन, कोरल स्नेक, वाइपर या करैत। ये कर चुके हैं क्वेश्चन, है ना भाई, ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी हम। चलो तो फटाफट से बता दो क्या होगा यहाँ पे, कौन सा पॉइजनस नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा सर्प है जो कि पॉइजनस नहीं है? ठीक है, वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक बार बता दीजिए, बताइए आप लोग, वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस कट रही है क्या? चलिए वॉइस ठीक है, एक बार आप लोग बता दीजिए। ठीक है, अभी वॉइस वगैरह ठीक है?
ठीक है, क्लियर है सब? ठीक है, चलो ऑल क्लियर, अभी ठीक है। हाँ, बिहार स्टेट की मैराथन, पंकज कुमार जी, अभी क्लास के बाद आपको जानकारी दी जाएगी उसकी। ठीक है, क्लास के बाद आपको मैराथन की जानकारी दी जाएगी। आपकी क्लास कब है, मैराथन आपकी कब होगी, बिल्कुल बताया जाएगा क्लास के बाद, अभी एकदम फिक्स जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए। शुभ कटारिया जी, जहां पे ऑप्शन डिस्क्राइब करने वाले होते हैं वहां पे बता दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं। पाइथन क्या होता है? पाइथन नॉन पॉइजनस होता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, है ना? पाइथन नॉन पॉइजनस होता है, बाकी पॉइजनस में आप कोरल स्नेक, वाइपर, करैत, ये सब क्या होते हैं? बहुत ही पॉइजनस होते हैं। 3 बजे से लगी तो है मैम आज? नहीं बेटा, अभी फिलहाल 3 बजे से नहीं है आज। आज नहीं है, आज कुछ चीजें इधर उधर हो गई हैं शेड्यूल का, तो आज तो नहीं है। ठीक है, आज नहीं है क्लास आपकी, बाकी आप बताएंगे बाद में, अभी क्लास के बाद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग? इनमें से कौन सा है जो अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है? आ जाइए, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रैगन फ्लाई। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि ऑप्शन क्या सॉरी क्या करेगा, अपने फोल्ड अपने विंग्स को, अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है? मैराथन होगा, बिल्कुल होगा, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, और समय से दे दिया जाएगा आपको, बिल्कुल समय से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, आज वैसे क्लास मैंने भी बोला था कि आज दे देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर और भी क्लासेस चल रही हैं, है ना, बाकी टीचर्स भी अपनी अपनी सबकी शेड्यूल होती हैं क्लासेस, तो अब नहीं हो पा रहा है। और मैराथन आपको पता है एक लंबी चलने वाली है, पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कवर करने वाले हैं, तो 7-8 घंटे की आपकी लगातार चलने वाली मैराथन है, और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, तो उसमें टाइम भी लग रहा है, तो उस हिसाब से शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाया। बाकी अभी आपको बता दिया जाएगा, अभी क्लास के बाद मैं कंफर्म आपको बता के जाऊंगी कि कब होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। और हाँ, वो मैराथन ऐसे तो जूलॉजी मैं स्पेशली करवा रही हूँ एस्टेट वाले बच्चों के लिए, लेकिन बाकी सारे बच्चे अभी ध्यान से सुन लीजिए, सभी लोग उसमें उपस्थित होंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार उसमें क्वेश्चन हैं आपके। और पूरा का पूरा सोचिए, जूलॉजी वाला पूरा पोर्शन मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन रखे हैं उसमें, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखे हैं, तो सभी लोग क्लास में आएंगे जरूर, मैराथन बिल्कुल होगी। ठीक है, चलिए, बॉटनी के लिए भी हो जाएगा, बॉटनी का भी होगा। चांदनी जी, बिल्कुल बॉटनी का भी होगा, और आपका जूलॉजी का पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद बॉटनी का भी होगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन है, तो कहेंगे ड्रैगन फ्लाई, है ना? ड्रैगन फ्लाई अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज? C3 प्लांट में प्राइमरी रिसेप्टर कौन होता है CO2 का? फर्स्ट ऑप्शन है RUBP, बी ऑप्शन है PEP, सी ऑप्शन है PGA, एंड डी ऑप्शन है QAA। चलो, ये पढ़ते हैं ना, क्रेब साइकिल में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। सॉरी, यहाँ पर रेसू जी पूछ रहे हैं मैम कब से स्टार्ट होगा? बेटा बता दिया जाएगा आपको, जब स्टार्ट होगा वो बता दिया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली चल रहा है, 11 बजे से डेली होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेली चल ही रहा है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं स्लो चल रहा है, तो स्लो नहीं चलेंगे। चलिए, सभी लोग एक बार बताएंगे, और क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करते हैं, क्लास में बताएंगे। द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट, C3 प्लांट में प्राइमरी रिसेप्टर कौन सा है? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं RUBP हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन करवाते हैं, अभी फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास के बारे में। चलो आगे आ जाइए। द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ?
द पिथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के, पेरेनकाइमा के, कोलेनकाइमा के, या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलो फटाफट से अच्छा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब बिना बात किए हुए पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जिसका भी जो भी क्वेश्चन होगा हम क्लास के लास्ट में सबके क्वेश्चन और आंसर देंगे। चलिए क्या होगा? द पिथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, भरड़ ऊतक का मज्जा भाग किससे बना हुआ होता है? स्क्लेरेनकाइमा का, पेरेनकाइमा का, कोलेनकाइमा का, या फिर इनमें से सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, किसका बना हुआ होता है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, किसका बना हुआ होता है? बिल्कुल, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, पेरेनकाइमा का बना हुआ होता है ना, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन बी 21 के लिए ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। किसका बना हुआ होता है तो बताएंगे, ये बना होता है आपका पेरेनकाइमा का, बिल्कुल पेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। और यहाँ पर क्या होता है? स्टार्च का संग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डॉट्स प्रोग्राम कंसर्न विथ, डॉट्स किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन से, इरिडिकेशन ऑफ टीबी क्षय रोग के उन्मूलन से, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स से, किससे संबंधित है? चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डॉट्स प्रोग्राम किससे संबंधित है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से बताएंगे। डॉट्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, चलाया गया है किसके लिए? चलो भाई तो ये क्षय रोग के लिए है ना, टीबी के लिए चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी टीबी के लिए। हाँ ज्ञान प्रकाश जी बिल्कुल सही, ये टीबी के लिए चलाया गया था, है ना, भारत सरकार द्वारा ये क्या हुआ है? टीबी के लिए चलाया गया है। क्वेश्चन इससे पूछता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमन इज, स्त्रियों में जो निषेचन का स्थल होता है वो कहाँ पर होता है? ओवरी में, सेरेविक्स में, फैलोपियन में, या फिर यूटेरस में? फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें बताएंगे कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है? चलो भाई एक बार फटाफट से आंसर करेंगे 23 के लिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत शानदार उत्तर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? तो अंडाशय में, ओवरी से तो भैया अंडा निकलता है ना, सर्विक्स तो होगा नहीं, क्या है ये सबसे लास्ट पार्ट होता है वेजाइना का। यहाँ पर हो जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब, है ना, फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है? तो यहीं पर स्पर्म जाकर मिलता है किससे? ओवम से, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? यहाँ पर निषेचन हो गया, उसके बाद गर्भाशय में बच्चा पलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज, प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है, कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, सॉरी इतना बड़ा नाम है, चलो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, है ना। चलो नेक्स्ट है फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, एंड डी ऑप्शन दिया है राइबुलोज 5 बाईफॉस्फेट, इसको RU क्या कहते हैं? BP, इसी को कहा जाता है ना, RUBP। चलो अच्छा, इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है? केल्विन साइकिल में जो प्राथमिक स्थायी उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? चलो चलो, हाँ ठीक है। अरे भाई हमारी भी जीभ है, कभी कभी इधर उधर हो जाती है ना। सही पढ़ो, सही पढ़ रहे हैं। कभी कभी भाई इतना बड़ा नाम दिया है, एक बार में पढ़ने में हो जाता है कभी कभी, ठीक है।
अरे भाई प्रोनाउंसिएशन वही तो बोल रहे हैं, जीभ है ना इधर उधर हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। देखो बता रही हैं अमृता जी, आप लोग तो बोल नहीं रहे हो, हम यहाँ बोल रहे हैं, बोलते बोलते थक जाना होता है ना। चलो अच्छा आ जाइए। फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है केल्विन साइकिल का, व्हाट इज दैट? चलो आ जाओ, अब हो गया। अरे भाई ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में आंसर करो, बहुत जल्दी ध्यान जाता है आप लोग का है। थोड़ी सी भी चीजें हुई ना, हाँ स्लिप ऑफ टंग होता है, थोड़ी सी भी चीजें हुई ना तो बहुत जल्दी ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे नहीं ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल शिवानी जी, बहुत इन लोग को लग रहा है सब परफेक्ट हैं, भाई परफेक्ट तो कोई नहीं होता, ऐसे ही होता है, हम भी इंसान ही हैं, थोड़ा बहुत चीजें तो इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 24, फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज, क्या होगा केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अब आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होता है तो बताएंगे कि ये होता है क्या? पीजीए, बिल्कुल पीजीए होता है। हाँ चलिए, गलतियां अधिगम का हिस्सा है, बिल्कुल श्रीकांत गुप्ता जी, सीख के ही, गलती करके ही तो सीखेंगे, है ना, गलती करके ही तो सीखेंगे। आप लोग भी तो, आप लोग क्वेश्चन गलत करते हो तो हम तो नहीं बोलते हैं, है ना, हम तो बोलते हैं कि ठीक है सीख रहे हैं सभी लोग। चलिए अच्छा, चलिए अच्छा क्या हो जाएगा तो यहाँ पर बताएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका हो जाएगा फास्फोग्लाइसेरिक एसिड हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतिम और स्थायी उत्पाद बनता है केल्विन साइकिल में तो वो हो जाएगा फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। ठीक है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन, द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाई, कार्पस ल्यूटियम का सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सॉरी सिक्रेटरी है। द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाई प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन। चलो पढ़ा है, बहुत बढ़िया से पढ़ा है इसको। चलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाई, किसका सिक्रीशन करता है कार्पस ल्यूटियम? बहुत बढ़िया, बहुत बार पढ़ा है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है तो जो एंडोमेट्रियम है, यूटेरस की वॉल में जो एंडोमेट्रियम है उसको तैयार करता है ना, उसको तैयार करता है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, बिल्कुल प्रेगनेंसी के लिए ये तैयार करता है। ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है ना, बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। लव हार्मोन भी यही कहलाता है ना, क्या कहलाता है? लव हार्मोन। ठीक है भाई, हाँ तो 25 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे, प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है क्या? तो बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन होता है क्या? ये सिक्रीट होता है कहाँ से? कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, बिल्कुल। HCG को प्रेगनेंसी हार्मोन्स। कितने बजे से क्लास होती है? 11 बजे से भाई क्लास होती है, 11 बजे से क्लास होती है 1 बजे तक। स्पेशल जी देखो सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर खुद ही दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट्स एडॉप्टेड टू ग्रो इन एसिडिक सॉइल आर टर्म एज, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं?
चलिए, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, ऑक्सेलोफाइट्स या फिर सेमोफाइट्स। चलो, अभी ये क्वेश्चन किए थे, अभी ये क्वेश्चन किया है हमने, अभी जस्ट क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पहले ही किया है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, ऑक्सेलोफाइट्स या फिर सेमोफाइट्स। इनमें से कौन सा होगा? तो बिल्कुल बता रहे हैं, ऑप्शन सी होगा, ऑक्सेलोफाइट, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। चलो, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हेलोफाइट्स कहाँ पर उगते हैं? हेलोफाइट्स कहाँ पर उगते हैं? तो बताएंगे कि हेलोफाइट्स होते हैं कहाँ पर? सलाइन एरिया में, है ना। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। और सेमोफाइट्स होते हैं रेत में उगने वाले पौधे। सेमोफाइट्स होते हैं रेत में उगने वाले पौधे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इन पी ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट इज, मटर के पौधे में बौनापन क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, रिसेसिव करेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता है या फिर कोडोमिनेंस है। चलो भाई, हाँ, हेलोफाइट्स लाइन एरिया में होते हैं। क्रायोफाइट्स आपने पढ़ा, क्रायोफाइट्स कहाँ पर होते हैं? तो जहां पर बर्फ होती है वहां पर। ऑक्सेलोफाइट होता है एसिडिक सॉइल में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं। चलिए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। 50 का टारगेट तो पूरा करिए आप लोग। 50 का टारगेट, अभी 47 है। आज हमने टारगेट रखा है 100 लोगों का। 100 लोगों को कम से कम शेयर करिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है डॉर्फनेस क्या है? डॉर्फ वाला जो करेक्टर था वो क्या है? रिसेसिव करेक्टर के अंतर्गत आता है ना। रिसेसिव करेक्टर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। मेंडल ने जो लक्षण बताए थे उनमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण बताए थे। जैसे कि ड्वार्फ क्या है? अप्रभावी लक्षण में आता है। प्रभावी लक्षण क्या था? तो टॉल प्लांट, है ना। ऐसे ही मटर के दाने की अगर बात कर ले तो जो रिंकल्ड दाना था वो क्या था? अप्रभावी। और जो क्या था? और जो राउंड दाना था उसको प्रभावी। ऐसे ही बहुत सारे करेक्टर लिए गए थे। मैम कंटिन्यू रखिए। मैं भी गया हूँ, क्या है? मैं भी गया हूं, हो जाएगा। अच्छा, मैं भी आ गया हूं, ओके। चलिए, हाँ, तो 27 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म्स जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू, आवृतबीजी पौधों में युग्मनज समसूत्रीय विभाजित होकर क्या बनाता है? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो, बी ऑप्शन है एंडोस्पर्म, सी ऑप्शन फ्रूट एंड डी ऑप्शन है ओव्यूल। चलो भाई, जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाता है ना, बताएंगे 28 के लिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग और आंसर करिए। सभी लोग आंसर करेंगे, बाकी लोग भी बताएंगे। चलिए, तो आप पढ़ते हो ना, इनमें सिनगैमी देखने को मिलता है। सिनगैमी क्या होता है? मेल और फीमेल जाइगोट, मेल एंड फीमेल मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? ये जाइगोट बनाएंगे। और वो जाइगोट फर्दर डेवलप करके क्या होगा? तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एंजियोस्पर्म में आप पढ़ते हो ट्रिपल फ्यूजन, है ना। यही भ्रूण और आगे चलकर फिर क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात क्या बनाता है? तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो कि 3N स्ट्रक्चर होता है ना। एंडोस्पर्म क्या होता है? 3N स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ, किसके द्वारा क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है बड, कलिका के द्वारा, बी ऑप्शन कोनिडिया के द्वारा, सी ऑप्शन गिम्यूल के द्वारा या फिर जू स्पोर्स के द्वारा। चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास में जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो किसकी मदद से होता है? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बहुत सही। चलिए, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया।
हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा जू स्पोर्ट्स की मदद से होता है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, जू स्पोर्ट्स की मदद से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर द इन्फ्लोरेसेंस इज टर्म एज। जब फ्लावर क्या है बेसिपिटल ऑर्डर में प्रेजेंट हैं तो उस इन्फ्लोरेसेंस को किस नाम से जाना जाता है? साइमोस कहते हैं। नेक्स्ट है साइएंथियम कहते हैं। अगला है ऑप्शन सी रेसिमोस कहते हैं, या फिर वर्टिसिलेस्टर कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, क्वेश्चन नंबर 30। When the flower are arranged in a vesipital order, the inflorescence is termed as। इन्फ्लोरेसेंस कौन सा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 30 के लिए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, या फिर वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, कौन सा इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सही, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर साइमोस। ये इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है साइमोस, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा बहुत सही उत्तर। सही, सभी लोग बहुत बढ़िया बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन। वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में पूछा है। अच्छा सॉरी, वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन, ये आप क्या करिए एक्स्ट्रा लाइन है तो इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हुआ है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन अब पढ़िए। वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। चलो कहाँ पर पाए जाएंगे? पहला दिया है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। चलो इसमें आप एंजियोस्पर्म्स कर लो। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म होगा, है ना भाई। क्या होगा? टेरिडोफाइट, यहाँ पर आप कर लीजिए, टेरिडोफाइट में होगा, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है ना। वेस्कुलर बंडल कहाँ पर होते हैं? तो बताएंगे कि मैम ये पाए जाते हैं कहाँ पर? टेरिडोफाइट को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है। उसके बाद हाँ ऑप्शन ए यहाँ पर आप लगा लीजिए, जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है, टेरिडोफाइट्स में भी होता है और एंजियोस्पर्म्स में। टेरिडोफाइट कहलाते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, यहीं से वेस्कुलर बंडल स्टार्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज ए कॉमन फीचर ऑफ। आर्चिगोनियम का पाया जाना कॉमन फीचर है किसमें? एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स में। बी ऑप्शन है फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में। सी ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में। एंड डी ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम, चलो स्त्रीधानी कहा जाता है आर्चिगोनियम, और किसका? तो कहेंगे कि ये पाया जाता है, जैसे आप पढ़ते हो ना मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आर्चिगोनियम ये कहलाता है मादा जनन पार्ट, और एंथ्रीडिया जो कि पुरुष वाला पार्ट कहलाता है। तो कहाँ पर देखने को मिलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आर्चिगोनियम और एंथ्रीडिया। आर्चिगोनियम क्या होता है? आर्चिगोनिया ये होता है फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट होता है एंथ्रीडिया, है ना। एंथ्रीडिया ये क्या होता है? तो बताएंगे कि ये होता है मेल पार्ट, मेल, और ये होता है फीमेल। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? क्वेश्चन पूछा है आपसे, कहाँ पर देखने को मिलता है? आर्चिगोनियम कहाँ पर कॉमनली देखने को मिलता है? बिल्कुल, तो ये पाया जाता है आपके कहाँ पर? बताएंगे कि ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और कहाँ पर? जिम्नोस्पर्म्स में एंथ्रीडिया और क्या है? आर्चिगोनिया देखने को मिलती हैं। मैम कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन है 60, अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं, अभी और बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से थोड़ा करेंगे, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ क्रेब साइकिल इन द सेल।
सेल में क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है? क्रेब्स साइकिल आप पढ़ते हो, किस में होती है? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? चलो भाई आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। हाँ, अमृता जी बोल रही है मैम हमको भूख लग गई, आज तो नाश्ता भी नहीं मिला है। क्यों भाई अमृता जी, क्यों नहीं मिला है नाश्ता आपको? कोई बात नहीं, खाना ले आइए, खाना बैठ के यहीं पर खाते जाइए और क्लास देखते रहिए, है ना। चलो, क्रेब साइकिल कहाँ पर देखने को मिलता है? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए बहुत सही, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम टर्म किसके द्वारा दिया गया है? क्लीमेंट्स के द्वारा, टेंसली के द्वारा, टेंसली है ये, ठीक है, हीकल के द्वारा, या फिर ओडम के द्वारा? कौन से साइंटिस्ट के द्वारा टर्म इकोसिस्टम दिया गया है? चलो, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हाँ, तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, टेंसली के द्वारा, है ना भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टेंसली के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1935 में इन्होंने बताया था, है ना, कब? 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वॉज डेवलप्ड बाई? प्ररोह शीर्ष संवर्धन की तकनीकी विकसित की गई है हैबरलैंड के द्वारा, वाइट के द्वारा, सिप्रा गुहा, मुखर्जी एंड एससी माहेश्वरी के द्वारा, या फिर मोरेल एंड मार्टिन के द्वारा? चलो भाई फटाफट से बता दे। आगे क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वॉज डेवलप्ड बाई? किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वॉज डेवलप्ड बाई, ये बताया गया था मोरल एंड मार्टिन के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर जो कि सही नहीं है? आ जाइए देखते हैं। दिया है कॉटन के लिए, दिया है मालवेसी फैमिली का है, विदानिया ये सोलेनेसी फैमिली का है, कॉफी रूबिएसी फैमिली का है, और चाय के लिए दिया है एपोसाइनेसी फैमिली का है। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है? चलो भाई, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है? चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, चलिए चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर चाय क्या है? थिएसी फैमिली का मेंबर है ना, ये क्या है? थिएसी फैमिली का मेंबर है, ना कि एपोसाइनेसी, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी आपका कॉफी भी रूबिएसी फैमिली का है, विदानिया सोलेनेसी कपास मालवेसी फैमिली में ही आता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि इनकरेक्ट है। हाँ, थिएसी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्यूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम? स्यूडोसिलोम किससे डेवलप होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन गट, बी ऑप्शन मीजोडर्म, सी ऑप्शन ब्लास्टोसील, या फिर ये क्या है? एकेंट्रॉन, अच्छा सॉरी आर्केंट्रॉन। किससे डेवलप होता है? स्यूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम, स्यूडोसिलोम किससे डेवलप होता है? चलो भाई आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में बताएंगे स्यूडोसिलोम किससे डेवलप होता है। चलो तो बताएंगे, बिल्कुल सही, ये ब्लास्टोसील से बनता है ना, और पाया कहाँ जाता है? स्यूडोसिलोम आप कहाँ पर पढ़ते हो? स्यूडोसिलोम ऐसे सिलोम होते हैं जिनको कहते हैं फॉल्स सिलोम, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर मीजोडर्म से लाइंड घिरी हुई कैविटी है, बट एक्चुअल में वो होती नहीं है। और ये आप पढ़ते हो कहाँ पर? तो कहेंगे निमेटोड में, है ना, निमेटोडा में, या इसी को कहा जाता है
क्या? एस्केहेलमिंथेस में। क्लियर है? एस्केहेलमिंथेस में स्यूडोसीलोम पाया जाता है। बिल्कुल स्वाति यादव जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील इंक्लूड्स, स्टील में पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। बी ऑप्शन दिया है एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल्स। सी ऑप्शन पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। एंड डी ऑप्शन दिया है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। चलो भाई फटाफट से बता देंगे स्टील के अंतर्गत क्या क्या आता है। स्टील में क्या क्या आता है? चलो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए बताएंगे सभी लोग। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए स्टील का बताएंगे क्या क्या आता है स्टील के अंतर्गत। बहुत बढ़िया, चलिए भाई सभी लोग बताएंगे क्या क्या आता है। तो स्टील में आपका पेरीसाइकिल आता है, वेस्कुलर बंडल आता है और पिथ आता है ना। ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। इसमें पेरीसाइकिल भी तो आता है भाई, है ना, पेरीसाइकिल भी तो आता है। बिल्कुल पेरीसाइकिल आता है, वेस्कुलर बंडल आता है और क्या आता है तो कहेंगे कि पिथ आता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिनोमिना ऑफ हेलोटिज्म इज शोन बाय। हेलोटिज्म किसके द्वारा दर्शाया जाता है? चलो वायरसेस के द्वारा, लाइकेन्स, बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताएंगे हेलोटिज्म कहां पर देखने को मिलता है। हेलोटिज्म कहां पर देखने को मिलता है? वायरसेस में, लाइकेन्स में। चलो वायरसेस में, लाइकेन्स में, बैक्टीरिया में या फिर माइकोप्लाज्मा में। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। लाइकेन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफेस्टस ने किया था और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं ना, मेल एंड क्या होता है, तो यहाँ आप शैवाल और एल्गी और फंजाई पढ़ते हैं और एल्गी और फंजाई में भी इनका जो संबंध है वो कुछ लोगों ने बताया है। वो कैसा संबंध होता है तो इसको बताया था कुछ वैज्ञानिकों ने, हेलोटिज्म कहा जाता था, जिसमें इन्होंने बताया कि कवक शैवाल के ऊपर एक क्या है, नियंत्रक परजीवी की तरह काम करता है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स ओनली आर। इनमें से कौन से स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट हैं जो केवल और केवल हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूट, बी ऑप्शन है वायरस, सी ऑप्शन है वायरॉइड्स एंड डी ऑप्शन है प्रियॉन्स। चलो भाई ये बहुत बार पढ़ाया है मैंने। द स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स ओनली, केवल और केवल प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। कौन से हैं? चलो बहुत बार पढ़ा है भाई, है ना। हायर प्लांट में सूक्ष्म रोग कारक एजेंट जो पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए बी बता रहे हैं, वायरस कहेंगे भैया। काहे? वायरस सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। हायर प्लांट्स में बात हो रही है, हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में प्रियॉन्स केवल एनिमल्स में होता है, वायराइड्स नहीं होगा। हायर प्लांट्स में बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ा करते हो, इसी तरह जाएंगे और क्या करेंगे, गलत करके चले आएंगे, है ना। वायरॉइड्स सभी प्लांट के लिए होता है। वो प्लांट्स में आपसे क्या पूछा है? हायर प्लांट्स पूछा है ना, क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो कम से कम। आपसे पूछा क्या है? हायर प्लांट्स में ये परजीवी की तरह रहते हैं, इनको मॉलिक्यूट कहा जाता है। बिल्कुल पवन कुमार जी, बिल्कुल इनको मॉलिक्यूट कहा जाता है। इसी तरह जाइएगा, गलत करके आइएगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, ऑप्शन दिखा नहीं, वायरॉइड्स, वायरस कुछ भी लगा देंगे। ऑप्शन क्या होगा? अरे भाई तुम लोग क्या करते हो ना, इसी तरह होगा कि जाएंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं और बस होगा कि अरे दिख रहा है ऑप्शन लगा चले आएंगे, बाद में आएंगे पता चलेगा कि अरे भाई आता हुआ क्वेश्चन गलत कराए। चलो मॉलिक्यूल्स होगा, ये प्रभावित करते हैं और इसी की वजह से ग्रोथ वगैरह रुक जाती है। ये हायर प्लांट में पूछा है। चलो
ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फ्रॉम क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। प्लांट वायरस जो सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया गया, उसके बाद क्या हुआ, ये न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या होगा, रिगार्डेड देखने को मिला। ये किसके द्वारा किया गया है? चलो, इवानोव्स्की के द्वारा, स्टैनले के द्वारा, लुइस पाश्चर के द्वारा, या फिर मिलर के द्वारा? कौन से साइंटिस्ट ने ये प्रक्रिया की थी? क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए बताएंगे। चलो भाई, ठीक है, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर दिया है क्या, प्लांट वायरस, इसमें भी ध्यान नहीं देंगे, पता चले दिखा है, क्वेश्चन दिखा नहीं, ऑप्शन दिखा नहीं, लगा के चले आए कुछ भी। और ये जो गलतियां आप लोग कर रहे हो ना, पता है इसका रीजन क्या होगा? एक सीट में आपके कितने बच्चे हैं पता है आपको? 707 बच्चे हैं एक सीट के लिए, और एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो कितना पीछे चले जाओगे आइडिया भी नहीं है ना। सिलेक्शन तो दूर की बात है, एक क्वेश्चन भी ऐसे। और बात ये नहीं है, आप लोग क्या करते हो ना, आपको सब आता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो बच्चे कंटिन्यू हैं, सारे बच्चे बहुत ही शानदार आंसर देते हैं, बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में कि अरे कहाँ जाना है, मैराथन में भागना है कहीं, कौन सा काम है भाई, जल्दी क्या करना है इतना जल्दी, जाके आराम से पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर करो, सब आता है आप लोग को। ऐसा नहीं है कि आप लोग को आता नहीं है, लेकिन क्या है, हड़बड़ी है, जल्दी है, इतना जल्दी से जाना है कि पता नहीं कौन सा काम करना है। लगाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन देखा नहीं, टिक किया, गए। इसी तरह एग्जाम में भी करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आप देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आंसर करिए। और जब जब चीजें क्या होंगी, जब आपको यहाँ पर गलती कर लो, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर गलती कर लीजिए, लेकिन आप जब वहां जाइए, क्वेश्चन पेपर पढ़िए, तो वहां पर आपका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी यही करोगे, क्वेश्चन देखे नहीं, अच्छा ऑप्शन तो हमने पढ़ रखा है, लगाओ टिक किए, बाहर आ गए, है ना, तो उसका नतीजा क्या होगा, फिर दिक्कत होगी। और इतना कंपटीशन है, आपको पता है इतना ज्यादा कंपटीशन है भाई, एक क्वेश्चन भी गलत करेंगे बाहर हो जाएंगे एग्जाम से, हमको सिलेक्शन लेना है ना, बिल्कुल। तो चलिए, अच्छा, प्लांट वायरस के बारे में पूछा है कि सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइन किया, उसके बाद क्या है, इसको न्यूक्लियोप्रोटीन से न्यूक्लियोप्रोटीन की तरह देखा गया। तो ये सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? टेंसले साहब के द्वारा। चलो, किसके द्वारा किया गया था, तो बताएंगे कि एजी टेंसले साहब ने इनको किया था। और ये कौन सा था? TMV वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसको इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने रंगा था पहले, उसके बाद उसके क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल बनाने में, छोटे छोटे क्रिस्टल बनाए थे, और उन क्रिस्टल को फिर ये जांचे थे। ठीक है भाई, और उन क्रिस्टल को जांचने के बाद इन्होंने पाया कि इनमें क्या है, ये एक निर्जीव की तरह काम करते हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल्स की तरह हैं, और जैसे ही ये लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं, ये पुनः क्या होते हैं, जीवित कोशिकाओं की तरह, जीवित कोशिकाओं की तरह क्या होते हैं, संक्रमण करने लगते हैं, है ना। और ये मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने हुए थे, इसीलिए इनको न्यूक्लियोप्रोटीन कहा गया फिर। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल्स इज फाउंड इन। चलो, एक यूनिक टाइप का सेल डिवीजन जो कि कैप सेल के फॉर्मेशन में पाया जाता है, कहाँ पर देखने को मिलता है? बैट्रेकोस्पर्मम में, ऊडोगोनियम में, स्काइटोनीमा में, या फिर कारा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पे बताएंगे। चलिए, ए यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल्स इज फाउंड इन। कैप सेल्स किसमें देखने को मिलती हैं? पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। देखो, अभी वही मैं बोल रही हूँ बेटा, आप लोग देखो, मैं देख रही हूँ ना, इतना बढ़िया आंसर कर रहे हैं सारे लोग। और जब ऐसे होता है कि आपको गलत आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो, तो हमको भी बुरा लगता है कि बताओ इतनी मेहनत हो रही है,
और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। हाँ चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊडोगोनियम में हो जाएगा। ऊडोगोनियम में आपकी कैप सेल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पेपस किसका मॉडिफिकेशन है? गाइनो ग्यानो ग्यानोसियम, ये क्या है? गाइनोसियम होगा, है ना भाई, गाइनोसियम होगा। गाइनोसियम का मॉडिफिकेशन है, एंड्रोसियम का मॉडिफिकेशन है, कैलेक्स का मॉडिफिकेशन है, या फिर कैरोला का मॉडिफिकेशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, पेपस किसका मॉडिफिकेशन होता है? पेपस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, सूरजमुखी वगैरह में देखने को मिलते हैं। ऐसे बाहर बाहर से ऐसे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो कहाँ पर किसका मॉडिफिकेशन होते हैं ये? तो बताएंगे कि ये मॉडिफिकेशन है कैलिक्स का। ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। कॉफी बहुत पीते होंगे आप लोग, है ना, चाय कॉफी के तो दीवाने होते हैं। तो चलो इनमें से बताएंगे कॉफी किससे, प्लांट के किस भाग से निकाला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लीव्स से। चलो लीव्स से, फ्रूट से, स्टेम से, या फिर फ्लावर से? अच्छा आप लोग बात इतना क्यों कर रहे हो क्लास में, इतनी बात क्यों कर रही है, क्यों चल रही है भाई? ससुराल तक पहुंच गए हैं, क्या है ये सब? बात करना है तो क्लास बंद कर दें? अमृता पांडे जी, श्रीकांत जी, सभी लोग बताइए, क्लास बंद कर दी जाए, बात ही कर ली जाए पहले। चलो बताएंगे कॉफी किससे निकाला जाता है? कॉफी किससे निकाला जाता है? लीव्स से, फ्रूट से, स्टेम से, या फिर फ्लावर से? सीड ऑप्शन नहीं है तो फ्रूट होगा भैया, सीड फ्रूट से ही बनेगा ना, फ्रूट हो जाएगा यहाँ पर सीड। अब क्या अच्छा ऐसा ऑप्शन दिया है तो आप क्या एग्जामिनर से भी बोलोगे कि सीड ऑप्शन होना चाहिए, है ना? ऐसा बोला जाएगा कि सीड ऑप्शन दीजिए तब हम लगाएंगे। जो ऑप्शन दिया है उनमें से आपको करेक्ट चुनना है। चलो फ्रूट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टी इज ऑब्टेन्ड। टी, चाय किससे निकाली जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कैनाबिस सटाइवा, बी ऑप्शन कोकस नुसीफेरा, सी ऑप्शन कॉफी अरेबिका, एंड डी ऑप्शन है कैमेलिया सिनेसिस। कॉफी सॉरी फ्रूट, फ्रूट किससे निकाला जाता है? अरे टी, सॉरी टी, मैं भी फ्रूट कहाँ पहुंच जा रही हूँ, है ना? आप लोग इतना बात कर रहे हो कि मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। इतनी बात कर रहे हो तुम लोग कि बात करते करते मेरा भी दिमाग फ्रूट कॉफी में पता नहीं चल जा रहा है। चलो बताएंगे, चाय, चाय किससे निकाली जाती है? चाय बहुत लोग पी रहे हैं, है ना, अभी चाय आधे से ज्यादा लोग चाय लेके बैठे भी होंगे। ठंडी आ रही है तो ठंडी में तो एक दिन में 10-10 कप चाय होगी। चाय नशा है एक, है ना, चाय के दीवाने समझ सकते हैं। चलो कौन से प्लांट से निकाला जाता है 43 के लिए? कैनाबिस सटाइवा, कोकस नुसीफेरा, कॉफी अरेबिका, या फिर कैमिलिया सिनेसिस, किससे निकाला जाता है? हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, है ना। और निकाला कौन से पार्ट से जाता है? चाय कौन से पार्ट से निकाली जाती है? तो ये फिर आप कहेंगे कि ये चाय किससे निकाली जाती है? लीव्स से, है ना, पत्तियों से। कॉफी ये कॉफी अरेबिका क्या है? कॉफी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑरोबैंकी इज विच टाइप प्लांट? ओरोबैंकी किस टाइप का प्लांट है? टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, या फिर पार्शियल रूट पैरासाइट है? ओरोबैंकी बताएंगे, ओरोबैंकी विच टाइप ऑफ प्लांट? चलिए भाई
ओरोबैंकी, चलो गोल्डन बड्स ऑफ पत्ती, हाँ पत्ती से निकाला जाता है। और आपको पता है कि एल्कोहल के बाद पीने वाला जो पदार्थ है, और खासकर इन जनरल ये एन एल्कोहलिक होता है, लेकिन एल्कोहल के बाद जो पीने वाला पदार्थ है वो चाय ही है। चाय के लोग नशे कर रहे हैं, है ना, एल्कोहल के बाद चाय के नशे कर रहे हैं लोग। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए अल्कोहल के बाद जो पीने वाला पदार्थ है तो वो है चाय, है ना। बहुत सारे लोग को सुनते हैं कि भैया चाय नहीं पीते हैं, तो जब तक चाय नहीं पीते हैं तब तक दिमाग नहीं खुलता है ना भाई। चलो अच्छा, तो बताएंगे ओंको ओरोबैंकी क्या है, एक क्या है ओरोबैंकी क्या है। ठीक है, तो ये एक टोटल रूट पैरासाइट है, हाँ टोटल रूट पैरासाइट है, जो कि आलू, बैंगन, टमाटर, गेहूं, सजम, सरसों इन सब के जड़ों में पाया जाता है। टोटल रूट पैरासाइट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड भाई। लैक ओपेरॉन इस्चेरिशिया कोलाई में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया है। रॉबर्टसन के द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, जैकब एंड मोनाल के द्वारा, या फिर क्रेन्स एंड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बताएंगे। चलिए, लैक ओपेरॉन इन इस्चेरिशिया कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा बताया गया है। इस्चेरिशिया कोलाई में लैक ओपेरॉन किसके द्वारा सर्वप्रथम बताया गया है। चलो भाई, तो ये बताया गया था किसके द्वारा, हाँ ये क्या बताया गया था। इस्चेरिशिया कोलाई आपको पता है मनुष्य की आंत में रहने वाला क्या है रहने वाला ये परजीवी है, और सामान्यतः ग्लूकोज के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त करता है ना। इन्होंने यहाँ पे जैकब एंड मोनाल्ड ने 1961 में पता लगाया था और बताया था लैक ओपेरॉन के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, सिंगल स्टैंडर्ड एसएस डीएनए पाया जाता है कहाँ पर। रियो वायरस में, ई कोलाई में, 5174 ये है 5, ठीक है, ये 5174 वायरस में, या फिर लेम्डा फेज में, किस में पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वैसे डीएनए अपवाद रूप में पाया जाता है, डीएनए ज्यादातर डबल हेलिक्स ही होता है, लेकिन कुछ में ये, कुछ वायरसेस वगैरह में ये सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, जैसे कि 5174, है ना भाई। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। कुछ में ये क्या है, ऑप्शन जैसे वायरसेस में ये पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज, एक कंप्लीट टर्न की बात हो रही है। एक कंप्लीट टर्न डीएनए में जो डबल हेलिक्स बनता है उसकी लेंथ कितनी होती है। 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर, या फिर 0.034 मीटर, सॉरी नैनोमीटर। तो ये पढ़ा है बहुत बार, नैनोमीटर में होता है, ये क्या है तो बताएंगे मैम 3.4 नैनोमीटर होता है। और अगर एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, है ना, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा लेंथ। अगर ये विड्थ पूछता तो कितनी होती है, अगर ये मतलब ये जैसे आप पढ़ते हो ना, ये ऐसे होता है। चलो एक मिनट, विड्थ जब पूछते हैं तो विड्थ कितनी होती है, तो ये भी लिख लीजिए, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, है ना। विड्थ कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। मैम टीजीटी एग्जाम होगा ना दिसंबर में, संभवतः नेहा जी, संभव तो अभी फिलहाल तो ऐसा ही है कि होगा एग्जाम,
बाकी तो गवर्नमेंट क्या कर दे कुछ पता नहीं है, खासकर यूपी गवर्नमेंट का तो भरोसा ही नहीं है ना। 2022 से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम करवा लो भाई, तो होप सो कि ये करवा लें। देखते हैं आगे, बाकी आप अपनी तैयारी रखिए, एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कब करवा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोटो वेक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू, किसके साथ मिलके एजोटो वेक्टर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सिम्बायोटिक प्रोसेस में, नॉन सिम्बायोटिक प्रोसेस में, इनडायरेक्ट प्रोसेस में, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से। चलो फटाफट से आंसर करेंगे, आ जाइए बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो भाई, एजोटोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन से प्रोसेस के द्वारा एजोटोबैक्टर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। अरे भाई 10 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ी देर रुक लो पवन कुमार जी, 10 क्वेश्चन और बचे हैं बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये करता है नाम नॉन सिम्बायोटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना। एजोटोबैक्टर क्या करता है, नॉन सिम्बायोटिक एजोटोबैक्टर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ फैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टर्म एज, फैट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट, ठीक है, ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल, या फिर ग्लिसरॉल साइकिल, किस नाम से जाना जाता है। 51 के लिए। चलो आप लोग बैठे बैठे थक गए, मैं बोलते बोलते नहीं थक रही, है ना। आप लोग बैठे बैठे थक गए, मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू। हमको भी क्या है, हमको भी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन हम खड़े हैं ना आप लोग के लिए। चलो 10 क्वेश्चन और हैं, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम छुट्टी आप लोग की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए बताएंगे कन्वर्जन ऑफ फैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टर्म एज, किस नाम से जाना जाता है। पौधों में वसा उपापचय बोलते हैं ना, फैट कैटाबोलिज्म का मार्ग होता है ये। चलो तो किस नाम से जाना जाता है। सुक्रोज को ग्लाइऑक्सिसोम और प्लांट ऑर्गेनेल इसमें सहायता करते हैं, पैराक्सिसोम की मदद से ये कन्वर्ट होता है। तो बताएंगे कि क्या क्या कहा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। फॉलोइंग कोडॉन्स आर टर्मिनेशन ऑफ नॉनसेंस कोडॉन्स एक्सेप्ट UAG, AUG, UAA या फिर UGA। चलो 52 के लिए, चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लो, बातें बाद में कर लेना। अच्छा आप लोग एक बात बताओ मुझे, आप लोग यहाँ पे जितने लोग हो, अमृता पांडे जी, आप लोग सब आपस में जानते हो एक दूसरे को, है ना। बात ऐसे होती है जैसे कि बगल घर के हैं, पड़ोसी हैं हमारे, तो पड़ोसी हैं तो बगल में जाके बात कर लिया करो, यहाँ पे बात करनी जरूरी है क्यों भाई, सारी बात क्लास में ही होगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, 52 के लिए बताएंगे नॉनसेंस। देखो यहाँ पर भी नॉनसेंस आ गया। हाँ बिल्कुल बोलना मना है नेहा जी, बिल्कुल बोलना मना है, क्लास के दौरान बिल्कुल बोलना मना है। क्लास के बाद आपको 5 मिनट समय दिया जाएगा, मैं भी आपसे बात करूंगी और आप लोग भी बात करिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी फिलहाल बताएंगे तो क्या होगा 52 के लिए, क्या होगा राइट आंसर। जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त है तो वही तो बोल रहे हैं, जिगरी दोस्त है, सारी बात क्लास में ही होगी। हाँ मैम मेरी पड़ोसी भी इस क्लास में है। अच्छा आपकी पड़ोसी है तो पड़ोस में नहीं बात होती है,
मतलब सामने सामने नहीं बात होती है, चैट पे ही बात करेंगे, है ना। चलो जिगरी दोस्त है तो बढ़िया, आराम से फुर्सत में बात किया करिए आप लोग। अभी पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए। 52 के लिए चलो बताएंगे। अब 52 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे और जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे सेशन को। चलो 52 के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AUG हो जाएगा, है ना। AUG ये कोडॉन क्या है, नॉनसेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोडॉन कंसिस्ट ऑफ, एक कोडॉन में क्या क्या होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक कोडॉन कंसिस्ट ऑफ, एक कोडॉन में क्या क्या होता है, 2 बेसिस, 3 बेसिस, 4 बेसिस या फिर नन ऑफ दीज। अभी आपने देखा एक कोडॉन में क्या क्या होता है। चलो आ जाओ, चलो। एक कोडॉन कंसिस्ट ऑफ, अमृता जी का दुख ही अलग है, हैं अमृता जी, इतना दुख है आपका, क्या बताएं। चलो अब इनका नाम नहीं लिया जाएगा कि अरे आप वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट में से हैं। आपका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आप बहुत प्रिय हैं हमको, अमृता जी, इसीलिए आपका नाम लेते हैं। आपका नाम इतना अमृत, आपका नाम लेने से ही सोचिए अमृत बरस रहा है, तो इसीलिए आपका नाम लिया जाता है बार बार। और आप बहुत प्रिय हैं, ऐसे मत बोलिए, है ना। चलो, एक कोडॉन कंसिस्ट ऑफ, एक कोडॉन में क्या क्या देखने को मिलता है। चलो तो 3 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, है ना, 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो, अरे मैम बस करो, ठीक है। अच्छा, अब अमृता जी का नाम नहीं लिया जाएगा क्लास में, अब अमृता जी का नाम नहीं लिया जाएगा, हाँ बिल्कुल। चलो, अरे इतने प्यार से बोल रहे हैं अमृता जी, अमृता जी बोल रहे हैं, वो भी देखिए अमृता मैम बोल रहे हैं, कितना बढ़िया प्यार से बताया जा रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टोमेटा वेयर सब्सिडरी सेल्स आर एब्सेंट इन, एक ऐसा स्टोमेटा जहां पर सब्सिडरी सेल्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनाइसो, चलो एनाइसोसिस्टिक, बी ऑप्शन है एमोनोसिस्टिक, सी ऑप्शन है डाइसिस्टिक एंड डी ऑप्शन है पैरासिस्टिक। चलिए अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट में बताइएगा। मैम अब भी आप नाम ले रही हैं, अथर्व जी, ठीक है भाई, माफ करिए, अब नहीं लेंगे नाम, ठीक है। चलो माफ करो, आगे बढ़ो। 54 के लिए आंसर करेंगे। चलो भाई, ऐसे स्टोमेटा जहां पर सब्सिडरी सेल्स एब्सेंट होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, क्या बताएंगे। एनाइसोसिस्टिक, एनोमोसिस्टिक, डाइसिस्टिक या फिर पैरासिस्टिक, किस नाम से जाना जाता है ऐसे स्टोमेटा जहां पर क्या है, सब्सिडरी सेल्स एब्सेंट होती हैं। बहुत बढ़िया, चलो बताएंगे 54 के लिए। तो इनको कहा जाता है एमोनोसिस्टिक स्टोमेटा, है ना, क्या कहेंगे, एमोनोसिस्टिक स्टोमेटा कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पैरेनकाइमा टिश्यू विथ लार्ज वैक्यूल आर कॉल्ड, पैरेनकाइमा टिश्यू जिनमें बहुत बड़ा क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, वो क्या होता है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आप लोग भी रहते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, बातें करते करते बहुत क्या होता है पता भी नहीं चलता, है ना। चलो अच्छा, पैरेनकाइमा टिश्यू विथ लार्ज वैक्यूल आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कोलेनकाइमा, बी ऑप्शन है क्लोरेनकाइमा, सी ऑप्शन है एरेनकाइमा या फिर प्रोसेनकाइमा। चलो 55 के लिए, क्वेश्चन नंबर 55 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 55, ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है। और ये ज्यादातर होते हैं हाइड्रोफाइट्स में, है ना, हाइड्रोफाइट्स में, यहां पर बताएंगे हाइड्रोफाइट्स में। मैम रीचेक, क्या भाई, क्या रीचेक, क्या क्या स्वाति यादव जी, क्या कंफ्यूजन है। 54 क्वेश्चन क्या है, ए स्टोमेटा वेयर सब्सिडरी सेल्स आर एब्सेंट इन, ए स्टोमेटा जहां पर सब्सिडरी सेल्स एब्सेंट होती हैं उनको, तो सही तो लगाए हैं,
सही तो लगाए हैं भाई, इन्हीं को तो कहा जाता है एनोमोसिस्टिक, है ना, एनोमोसिस्टिक्स ही तो कहलाते हैं, एनोमोसिस्टिक ही होता है, एनाइसोसिस्टिक होगा नहीं भाई, एनोमोसिस्टिक कहलाते हैं स्वाति यादव जी, एनोमोसिस्टिक होगा। ऐसे स्टोमेटा जहां पर सब्सिडरी सेल्स अनुपस्थित होती हैं पूछा है, उनको एनोमोसिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए ठीक है, एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ। चलो वैसे यहाँ पर ऑप्शन बी ही होगा। एनोमोसिस्टिक ही होगा भैया, कौन बता रहा था, एनोमोसिस्टिक ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एनोमोसिस्टिक ही होगा, अगले क्वेश्चन में बताइए। एनोमोसिस्टिक ही होगा स्वाति यादव जी। चलिए आगे आ जाइए। पैरेन्काइमा विच लार्ज वैक्यूल, जहां पर पैरेन्काइमा, जहां पर लार्ज वैक्यूल होगा उसको कहा जाता है एरेन्काइमा, है ना, क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। और इनमें हवा भरी होती है और ये जलीय पौधों में देखने को मिलता है ना, जलीय पौधों में देखने को मिलता है, कहेंगे कहाँ पर, हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलता है। इनका काम क्या होता है, तो बहुत सारी हवा भरी रहती है जिसकी वजह से जो जलीय पौधे हैं वो सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एल्कलाइड रेसिप्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ, सॉरी, द एल्कलाइड रेसिप्रिन कहाँ से निकाला जाता है, पपावर सोमिनिफेरम से, जिंजिबर ऑफिसिनेल से, हेमीडेस्मस इंडिकस या फिर रोडोल्फिया सर्पेंटिना से। चलो बताएंगे, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए बताएंगे। द एल्कलॉइड रेस्प्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किसके रूट से निकाला जाता है, ठीक है, चलो भाई, किसके रूट से निकाला जाता है ये, चलो फिर क्वेश्चन नंबर क्या है 56 के लिए। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोडोल्फिया सर्पेंटिना, इसको क्या कहते हैं, आम भाषा में इसको सर्पगंधा कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, सर्पगंधा, सर्पगंधा कहलाता है। और इसकी जड़ों से ऐसे एल्कलॉइड सब्सटेंस निकाले जाते हैं जिनका उपयोग बहुत सारी दवाएं बनाने में किया जाता है, बहुत सारे रोगों में इसका उपचार के तौर पर उपयोग होता है। पपावर सोमिनिफेरम, क्या इसको क्या कहा जाता है, अफीम, है ना, अफीम से भी कुछ सब्सटेंस ऐसे निकाले जाते हैं जिनका उपयोग दवाओं के रूप में भी किया जाता है और नशा वगैरह में भी किया जाता है। जिंजिबर, ये क्या है, ये अदरक है, अदरक, जो कि अदरक आप कूट के, अदरक क्या करते हैं, औषधीय गुण होते हैं अदरक में भी, और चाय में अदरक जो डालते हैं वही वाली। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया के रिस्पॉन्स में कौन सा सही नहीं है, अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी होती है, हार्मोगोनिया होता है जो स्पोर्स होते हैं, या फिर सेपरेशन डिस्क इसमें पाई जाती है। चलो भाई फटाफट से बताएंगे 57 के लिए। हाँ, अदरक की चाय, देखो याद करके ही क्या है, एकदम मन कर गया कि जाके अदरक की चाय पी के आए, है ना, एफरोज अहमद जी। चलो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए बताएंगे क्या होगा, ऑसिलेटोरिया के रेफरेंस में क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड पूछा है, सॉरी नॉट पूछा है, ध्यान रखेंगे, नॉट पूछा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया के रिस्पॉन्स में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी होती है, हार्मोगोनियम पाया जाता है, जो स्पोर्स पाए जाते हैं, या फिर इनमें सेपरेशन डिस्क नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बिल्कुल इनमें जो स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, है ना, जो स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, जो स्पोर्स आप पढ़ते हो कहाँ पर, क्लेमाइडोमोनास वगैरह में पढ़ते हैं, है ना, जो स्पोर्स कहाँ पर पढ़ते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास में पढ़ते हैं। बाकी इनकी बॉडी अनब्रांच्ड होती है। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? हार्मोगोनियम की वजह से, और सेपरेशन डिस्क भी पाई जाती है। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द मीटिंग प्लेस ऑफ टू एडजेसेंटिव एक्शन जोन। चलो क्वेश्चन क्या है, एक बार मिस प्रिंट हुआ है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द मीटिंग प्लेस ऑफ टू एडजेसेंटिव, हाँ, एक्शन जोन। ठीक है, ठीक है, चल भाई बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इको टाइप कहेंगे, इस बी ऑप्शन दिया है इकोफीन कहेंगे, इकेड कहेंगे, या फिर इकोटोन कहा जाता है। एडजेसेंट जोन को किस नाम से जाना जाता है? एडजेसेंट जोन मतलब दो समीपवर्ती क्षेत्रों को मिलने की जगह, जैसे कि कोई क्या है, एक घास स्थल है और एक वन स्थल है, उन दोनों के बीच में मिलने से जो कॉमन जगह बनेगी उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है इकोटोन, है ना। मान लीजिए घास के मैदान है और घास के मैदान के बाद क्या है, जंगल शुरू हो रहा है, तो वहां पर जो बीच में एक कॉमन पार्ट होगा उसी को इकोटोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आ जाइए लिस्ट पे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका, इधर साइड फ्रूट के टाइप दिए हैं और इधर साइड आपके एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ड्रूप फूड, ड्रूप फ्रूट। बी ऑप्शन बेरी, सी ऑप्शन है पॉप है, ये पॉप है, ठीक है, पॉप फ्रूट। एंड डी ऑप्शन है डबल। डबल क्या हो जाएगा भाई? डबल के बाद कुछ होगा ना यहाँ पर। चलो डबल समारा है यहाँ पे, ठीक है, ये डबल समारा है। चलो अब बताओ, इधर साइड दिया है ब्रिंजल, कुकुम्बर, कोकोनट एंड एसर। किसमें कौन सा फ्रूट पाया जाता है? चलो आ जाओ 59 के लिए मैच करते हैं। 59 के लिए मैच करेंगे। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ड्रूप फ्रूट किसमें पाया जाता है? बेरी फ्रूट किसमें पाया जाता है? पॉप फ्रूट किसमें पाया जाता है? एंड डबल समारा फ्रूट किसमें पाया जाता है? चलो भाई फटाफट से मैच करेंगे 59 के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन और है और फिर हम क्लास को यहीं पर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलो चलो, ये क्या है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है ना। यहां पर आप लिख लीजिए पेपो फ्रूट होता है, ठीक है भाई। अब पेपो फ्रूट, तो आइए देखते हैं ड्रॉप फ्रूट कहां पर होता है। ये पढ़ते हो आप किसमें? कोकोनट में, है ना, कोकोनट में। बेरी फ्रूट, बेरी ब्रिंजल फ्रूट होता है ना, क्या हो जाएगा, ब्रिंजल में बेरी फ्रूट। पेपो फ्रूट किसमें होता है? तो पेपो फ्रूट कहेंगे कुकुम्बर का फ्रूट होता है। और समारा, डबल समारा, ये हो जाएगा एसर का, ठीक है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बी के लिए क्या है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सी के लिए क्या है? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एंड डी के लिए ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। देख लीजिए, मैच कर लीजिए, कौन सा मैच हो रहा है? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी जा रहा है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो भाई ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ऑयल इज द रिजर्व फूड इन। तेल एक संरक्षित भोज्य पदार्थ होता है किसमें? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है
क्लेमाइडोमोनास में, बी ऑप्शन है ऊडोगोनियम में, सी ऑप्शन है वाउचेरिया में, या फिर कारा में। चलो, ऑयल इज द रिजर्व फूड मटेरियल। ऑयल, चलिए भाई इस बता दीजिए। और कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आप लोग तो किए नहीं हो। कल मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, डेली का भी रहेगा, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और होमवर्क को क्लास वर्क में आंसर नहीं दिया जाएगा, ये माना जाएगा आपका होमवर्क के तौर पर। चलो देखो, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। अभी बाकी क्वेश्चन का पूछ रही थी तो बाकी में नहीं बताना था। कल का जो क्वेश्चन था उसका कमेंट में आप लोग आंसर किया करिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग एस्टेट वाले बच्चे हैं यहाँ पे? रेसू जी देखिए, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ज्यादातर क्लासेस, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों यही होती हैं। दोनों जो बोथ लैंग्वेज में होता है वही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बोथ लैंग्वेज नहीं होता है, तो उसमें मैं बोलती तो हिंदी में हूँ, है ना भाई, बोलते तो हिंदी में ही है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के कितने लोग के एग्जाम है एस्टेट के? एस्टेट का पेपर है किसी का? एस्टेट का अभी जूलॉजी बॉटनी वाला जो पेपर है वो किसका किसका पेपर है एस्टेट वाला? आंसर करिए सभी लोग एक बार। बिल्कुल है मैम जी। कहाँ पर है सेंटर, बताइए आप लोग कहाँ पर है और कब है? अच्छा बॉटनी वाला पेपर कब है, एक बार बता दीजिए आप लोग। बॉटनी वाला पेपर कब है? बॉटनी वाला पेपर कब है बेटा, बताइए। बॉटनी का है किसी का पेपर? पेपर सेकंड की बात कर रही हूं मैं, एस्टेट पेपर सेकंड में बॉटनी किसका पेपर है और कब है? डेट एक बार बता दीजिए आप लोग, एक बार डेट बताइए। जूलॉजी वाला तो आई थिंक 8 को है ना? जूलॉजी वाला तो 8 को है लगभग, क्यों भाई? चांदनी जी 16 नवंबर बॉटनी को है। अच्छा 16 नवंबर, श्रीकांत जी ठीक है ठीक है। जूलॉजी का 8 को है और बॉटनी का 16 को है, ठीक है भाई। तो हम अभी फिलहाल कल हम करेंगे जूलॉजी की मैराथन, ठीक है। 8 को पेपर है ना जूलॉजी का, तो कल करेंगे जूलॉजी की मैराथन और उसके बाद फिर बॉटनी का 16 को है, तो बॉटनी का फिर नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। तो कल ये ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों के लिए ये सूचना है। कल आपकी क्लास होगी 10 बजे से और 10 बजे से चलेगी आपकी मैराथन, ठीक है। तो आराम से फुर्सत होके खा पी के बैठिएगा। और मैराथन आपकी पूरी लंबी चलने वाली है, 6-7-8 घंटे, आई डोंट नो कितना चलेगा टाइम, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसमें और एक ही मैराथन में हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो कल ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे 10 बजे आ जाएंगे। 10 बजे से आपकी मैराथन चलेगी, ठीक है। व्हाइट कलर का फ्लावर और ऑरेंज कलर की डंडी होती है। क्या भाई शिवानी जी, शिवानी जी किस बारे में आप बात कर रही हैं, किस बारे में बात कर रही हैं? चलिए तो ठीक है, और कोई दिक्कत और किसी को कुछ पूछना है? कल का टाइम फिक्स हो गया है, कल का टाइम फिक्स हो गया है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, कल आपकी 10 बजे से मैराथन चलेगी जूलॉजी की, स्पेशली एस्टेट वाले बच्चों के लिए। जितना भी एस्टेट वाले बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो जरूर देख के जाएंगे, बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है कल की। तो सभी बच्चे 10 बजे से कल आ जाएंगे और 10 बजे से हम कंटिन्यू करेंगे कल अपनी मैराथन जूलॉजी की। अच्छा यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि एस्टेट वाले बच्चों के लिए है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एस्टेट वाले ही आएंगे, टीजीटी वाले बच्चे भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने अभी आप बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पर एलटी वाला और टीजीटी वाला पेपर जिसको भी देना है तो उसमें पूछा तो वही जाएगा, है ना। तो सभी बच्चे आएंगे, बाकी कल मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है? अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? क्लास के लिए कंफर्म हो गया आपका, ठीक है। और चलो ये क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर सारे के सारे लोग कमेंट में करेंगे, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में करेंगे। मैम से ही पूछते हैं, मैम क्या है पारिजात का फ्लावर कैसा होता है? अभी कोई बता रहा था ना कि अपने घर पे पौधे लगाइए, कौन बोल रहा था? अभी कोई बोल रहा था कि पौधे लगाइए अपने घर पे। पारिजात मुझे नहीं पता भाई।
पीजीटी के लिए पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सैन कुमारी जी, बिल्कुल पीजीटी के लिए पढ़ सकते हैं। और पीजीटी लेवल के ही क्वेश्चन 11-12 वाले बच्चों के लिए होता है ना, 11-12 वाले बच्चों के लिए ही पेपर होता है, वो सेकंड पेपर जो होता है। चलो ठीक है, 8 को किसका सेंटर कहाँ गया है एक बार बताइए जरा आप लोग, किसी का सेंटर पटना वगैरह गया है? 8 को किसका किसका पेपर है? अच्छा श्रीकांत गुप्ता जी, हम बोल रहे हैं 8 को किसका पेपर है एक बार बताइए जरा। जूलॉजी वाला पेपर किसका है 8 को? किसी का पेपर नहीं है? अभी तो बोल रहे थे आप लोग। सैन कुमारी जी, 8 को जो पीजीटी वाला आपका जूलॉजी वाला पेपर है, मेरा पटना गया है मैम 16 को। अच्छा चांदनी जी, ठीक है। सैन कुमारी कब है पेपर आपका? 8 को है। कहाँ सेंटर गया है? जूलॉजी वालों हैंड्सअप करो। हाँ चलो बताओ जल्दी से। अभी देखो क्लास के टाइम पे बात कर रहे थे, अब मैं टाइम दे रही हूँ तो अब बात नहीं करनी है। ओके हम भी देखेंगे जरूर, थैंक यू। क्या 8 को कहाँ पर पेपर है? अरे हम पूछ रहे हैं भाई, कहाँ पर पेपर है 8 तारीख को, किसका किसका पेपर है? चलो अच्छा आप लोग डिसाइड करिएगा। बाकी आपको पता है कल की, हाँ ठीक है, 16 नवंबर वाले बच्चे आंसर कर रहे हैं। 16 नवंबर में जिसका पेपर है बॉटनी का, उसके लिए ध्यान रखेंगे, हम उसकी भी मैराथन करवाएंगे, वो नेक्स्ट वीक करेंगे। 8 को अभी जिसका पेपर है उसके लिए कल हम जूलॉजी के मैराथन करवाने वाले हैं। तो कल सभी लोग, मैम क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की डेट आ चुकी है? बेटा कोई ऐसी डेट तो फिलहाल नहीं है। टीजीटी वाला पेपर संभवतः है, आपका बताया गया था कि दिसंबर में होगा, है ना, दिसंबर में आई थिंक कोई डेट भी दी थी, 21-22 दिसंबर आपकी टीजीटी वाली डेट मुझे पता है। यूपी टीजीटी जो 2022 वाला है, 2022 वाला उसका संभवतः है, यूपी टीजीटी वाला है ना बायोलॉजी का, उसका मुझे जहां तक आइडिया है वो आपका 21-22 दिसंबर के आसपास था कुछ। अब वो डेट अगर चेंज नहीं हो जाती है तो, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड बन गया है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर टालने का तो रिकॉर्ड बन गया है कि ये टालते ही जा रहे हैं। तो अगर अभी नहीं टाला तो हो सकता है पेपर हो जाए आपका दिसंबर में। बाकी एलटी वाला तो आपको पता ही है, एलटी वाला आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है, ये है आपका 17 जनवरी, है ना, 17 जनवरी आपका 17 जनवरी को पेपर है। बाकी हाँ ठीक है भाई। तो यूपी टीजीटी वाला अभी कोई ऐसा कंफर्म नहीं है, देखिए कब तक होता है पेपर, बट ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार एग्जाम टला है तो शायद ये लोग थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्या कर लें, शर्म कर लें। चलो ठीक है। तो 2022 वाला मुश्किल ही हो पाना है। अरे 2022 वाला तो पता नहीं क्या ही, कौन सी घड़ी में वो पेपर निकला था, है ना। चलिए अच्छा, तो कल की क्लास में मिलते हैं। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम सब लोग कल की क्लास में 10 बजे से, भूलिएगा मत। और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग जुड़िएगा। और सभी लोग मतलब जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं वो भी, और जो जूलॉजी बॉटनी वाले स्पेशली हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है चलिए भाई, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते